अमीर बहू की डिजाइनर ड्रेस और गरीब बहू की फूलों की ड्रेस। ला 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 ला, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। थोड़े से पानी से ही इन फूलों में कितनी जान आ जाती है। सच में इन्हें देखकर कितना सुकून मिलता है। काश मैं एक फूलों की रानी होती। मैं फूलों वाली ड्रेस पहनती और मेरी एक अलग ही दुनिया होती जो यहाँ से बहुत दूर और दूर बसी होती। सोनाली अपने ससुराल में रोज गाना गाते हुए पौधों को पानी दिया करती। उसे फूलों से इतना लगाव हो गया था कि वो उन्हें पानी देते देते उन्हीं के सपनों में खो जाती और अपनी सारी टेंशन भुला देती। उसे अपना ज्यादातर समय बगीचे में ही बिताना अच्छा लगता था। लेकिन अफसोस, वो जिस घर में शादी होकर आई थी वहां उसके साथ पहले दिन से उसकी सास हेमा और उसको डिजाइनर जेठानी अमृता ने उसका जीना भारी कर रखा था। हेमा के 2 बेटे थे जिनकी हेमा ने शादी कर दी थी। हेमा की बड़ी बहू अमृता एक ड्रेस डिजाइनर थी। उसका पति का भी कारोबार काफी अच्छा था, लेकिन सोनाली का पति गरीब था। वहीं दूसरी तरफ सोनाली का पति एक कपड़े की दुकान पर नौकरी करता था, जहां से वो कभी कभी सोनाली के लिए सस्ती और सादी सी साड़ी ले आता। थोड़ी देर सोनाली फूलों को पानी देकर घर में जाती है। वहां वो देखती है कि उसकी सास और जेठानी दोनों सोफे पर बैठकर बातें कर रही थी। अमृता बहू, तुम्हें पता है कि आज शाम हमें एक पार्टी में जाना है और जानती हो वहाँ पर काफी अमीर लोग होंगे। तुम्हारे ससुर ने बताया है कि वहाँ एक फैशन डिजाइनर भी आ रहा है, इसलिए तुम भी वहाँ अच्छे से डिजाइन किए हुए कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर जाना। वक्त कम है, तुम जल्दी से अपने लिए एक ड्रेस तैयार कर लो और अपने इस हुनर से पार्टी में रंग जमा देना। आप फिक्र ना करें माँ जी, ऐसा कभी हुआ है कि मैं किसी पार्टी में जाऊं और वहाँ मेरी ड्रेसेस की चर्चा ना हो। वैसे मैं बता दूं आपको कि इस बार मैं अपने लिए ड्रेस डिजाइन नहीं करूंगी। तो फिर तुम वहाँ क्या पहन कर जाओगी? अरे माँ जी, आप भूल गई क्या कि मेरे पापा विदेश से मेरे लिए आए दिन नई नई ड्रेसेस भिजवाते रहते हैं, हमेशा की तरह। अब भी मेरे लिए पापा ने खास तौर से ड्रेस डिजाइन करवा कर भेजी है। कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँच जाएगी। अच्छा, सच में? वाह, तुम्हारा तो काम बन गया। अब तो तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हेमा बस इतना कहती ही है कि तभी जोर से डोरबेल की आवाज से पूरा घर गूंज गया। लो, लगता है पार्सल आ भी गया, देखती हूँ। हाँ, जल्दी से जाकर देखो कौन आया है। अगर तुम्हारी ड्रेस आ गई हो तो मुझे भी दिखाना। अमृता दौड़कर दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसका अंदाजा सही था। उसके एक डिलीवरी एजेंट उसके दरवाजे पर उसके पापा की भिजवाई ड्रेस का पार्सल लिए खड़ा था। अमृता बिना एक सेकंड गवाए पार्सल लेकर घर में चली जाती है। सोनाली खड़ी हुई ये सब देख रही थी, जैसे वो इस घर की नौकरानी हो और उसे किसी भी मामले में बोलने की इजाजत नहीं है। उसके सामने से अमृता पार्सल लेकर सीधा अपनी सास के पास ले जाकर बैठ जाती है और सोनाली से बैठने तक को नहीं कहती और पार्सल खोलती है, जिसमें से एक बहुत ही सुंदर ड्रेस निकली, जिसे देखकर ओ माय गॉड, पापा ने तो बिल्कुल एक नंबर ड्रेस तैयार कराई है मेरे लिए। और रेड कलर तो पार्टीज की जान होता है। ये ड्रेस तो सच में एक नंबर है और लाल रंग तो इसकी और शोभा बढ़ा रहा है। मानना पड़ेगा, समधी जी की बहुत अच्छी पसंद है। इस ड्रेस में तुम लाल परी लगोगी। भाभी, सच में आपकी ड्रेस तो बिल्कुल हीरोइनों जैसी है। सच में आप पर ही बहुत जमेगी। इस एक नंबर ड्रेस को पहनकर आप भी एक नंबर लगोगी। तुमसे किसी ने पूछा कि ये ड्रेस कैसी है और मैं इसे पहनकर कैसी लगूंगी? ये ड्रेस मेरे पापा ने एक बड़े डिजाइनर से खास तौर से मेरे लिए बनवाई है और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसी चीजों की ABCD भी नहीं पता, इसलिए ऐसी चीजों से अपनी नजर को भी दूर रखो। अमृता की बात करेले, कड़वी और कांटे से ज्यादा चुभने वाली थी, लेकिन सोनाली को अब इस चीज की आदत हो चुकी थी। उसके साथ वो रोज की बात थी। उसके दिल पर इतनी चोट लग चुकी थी कि अब उसे इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अमृता की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहीं चुपचाप खड़ी रही। अब यहाँ खड़ी होकर क्या साबित करना चाह रही है? कितनी घेर है, तो इतना सुनकर भी यहाँ से नहीं गई और उल्टा यहीं खड़ी हुई हमारा मुंह ताक रही है। मैं इतनी घेर पहले से नहीं थी माँ जी, हालात ने मुझे कुछ इस तरह बना दिया। जो भी हो, अब हमें ये फिल्मी डायलॉग मत सुना, जा जाकर कोई काम देख। लेकिन सोनाली अपनी जगह से नहीं हिली। आखिर में जैसा कि हम जानते हैं, घेर तो घेर ही रहेगा। चलिए माँ जी, हम ही यहाँ से चलते हैं, क्योंकि इस घेड़ों को तो किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है जो यहाँ से हिल ही नहीं रही है।
इतना कहकर अमृता और हेमा वहां से चली गईं और सोनाली अभी भी वहीं खड़ी थी। चाहे कितनी ही बातें सुननी पड़े, भले ही मुझे घेर क्यों ना बनना पड़े, लेकिन मैं अब इनके इशारों पर नहीं नाचूंगी। बस किसी तरह भगवान इनके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बना दे, जैसे इस घर में हमें थोड़ी सी जगह मिली हुई है। शाम हो चली थी और अब उनके पार्टी में जाने का समय हो चुका था। अमृता और हेमा बड़े ही अच्छे से पार्टी में जाने के लिए तैयार हुई। अमृता ने अपनी वही रेड ड्रेस पहनी जो उसके पापा ने लंदन से भिजवाई थी, और हेमा ने बड़ी महंगी साड़ी पहनी थी, उसके बेटे राजीव ने उसे लाकर दी थी। वहीं दूसरी तरफ सोनाली अपने पौधों को शाम में दोबारा पानी देने के लिए पहुंची। फूलों की कलियां अब बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी महक पूरे बगीचे में फैली हुई थी। काश मैं इन फूलों की कलियों में छिपकर सो जाती, और जब ये सुबह को खिलती तो मैं उड़कर कहीं दूर चली जाती, यहाँ से दूर। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। पता नहीं मेरे पति मेरे लिए कपड़े दुकान से कुछ पहनने को ला भी पाएंगे या नहीं। पता नहीं मैं पार्टी में जा भी पाऊंगी या नहीं। सोनाली सोच ही रही थी कि तभी उसका पति राजू काम पर से लौट आया। सोनाली जल्दी से राजू को खाना खिलाने के लिए घर में जाती है और देखती है कि वो अपने फूलों में इतना खो चुकी थी कि उसने ये भी नहीं देखा कि हेमा और अमृता घर से जा चुकी थी। सोनाली ये देख बहुत उदास होती है कि उसकी सास और जेठानी उसके बिना ही पार्टी में चली गईं। यहाँ तक कि जाने से पहले उसे खबर भी नहीं दी। लेकिन क्या ये बहुत दुख की बात थी? नहीं, क्योंकि ये सब सोनाली के लिए आम बात थी। सोनाली अपने पति के लिए खाना लेकर आती है कि तभी सोनाली, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी साड़ी लाना चाहता था, लेकिन एक गरीब मजदूर होने की वजह से मैं सिर्फ ऐसा सोच ही सकता हूँ, कर नहीं सकता। मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे लिए सादी सी साड़ी लेकर आया हूँ। अगर तुम इसे पहनकर पार्टी में जाना चाहो तो जा सकती हो। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? भला इसमें आपकी क्या गलती है? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि इस बात की खुशी है कि आप मेरे लिए पार्टी में पहनने को नई साड़ी लेकर आए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ सोनाली, जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। मुझे पता है कि मेरी माँ और भाभी के साथ तुम्हारा इस घर में रहना कितना मुश्किल है। मैं हमारे लिए एक अपना घर नहीं बना सकता, इसलिए तुम अपने होठ से ले यहाँ पर कैसे वक्त गुजारती हो? अरे नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। नहीं सोनाली, तुम्हें मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानता हूँ। ठीक है पति देव, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए उदास होने से कोई फायदा नहीं। और हाँ, मैं इस साड़ी को पहनकर पार्टी में जरूर जाऊंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप भी मेरे साथ चलोगे। राजू सोनाली के साथ पार्टी में जाने के लिए राजी हो जाता है और फिर दोनों ऑटो में बैठकर उस आलीशान पार्टी में पहुंचते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत बड़ी पार्टी है। कितने अच्छे से सब कुछ सजाया हुआ है, कितने तरह का खाना है। यकीन नहीं आता कि ये अमीर लोग छोटी छोटी बातों पर इतनी बड़ी पार्टियां रख लेते हैं, जिसमें हमारे यहाँ कई शादियां हो जाएंगी। मुझे तो यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा है सोनाली। कितने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। मुझे तो यहाँ घबराहट हो रही है। अरे आप घबरा क्यों रहे हैं? मैं हूँ तो आपके साथ। सोनाली अपने पति से बातें कर ही रही थी कि तभी हेमा की नजर उन दोनों पर पड़ी। अरे ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? अमृता, हमें कुछ करना होगा, वरना ये तो हमारी यहाँ पर नाक कटा देंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर कैसे माँ जी? आपको लगता है कि हम सोनाली से यहाँ से जाने को कहेंगे और वो मान जाएगी? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। लगता है ये घेड़ो आज हमारी नाक कटवा कर ही दम लेगी। हे भगवान, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अमृता, कुछ सोचो। एक आइडिया है मेरे पास। अगर वो हमसे बोलेगी तो हम ऐसे दिखाएंगे कि हम उसे जानते ही नहीं हैं। अमृता के इतना कहते ही सोनाली की नजर उस पर पड़ती है और वो बिना देर किए हेमा और अमृता के पास पहुंच जाती है। आप सही कह रही थी माँ जी, ये पार्टी तो बड़ी ही आलीशान है। आसपास के सभी लोगों की निगाह हेमा, अमृता और सोनाली पर ही होती। हेमा सोचती है कि अगर उसने सोनाली की बात का जवाब दिया तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगेंगे। कौन हो तुम और मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? देखने से तो किसी गरीब चौल की लड़की लगती हो, तो मैं आलीशान पार्टी में क्या कर रही हो? नाटक मत कीजिए माँ जी, आप अच्छे से जानती है मैं कौन हूँ। नहीं, हम नहीं जानते तुम्हें। और तुम क्यों आई हो यहाँ पर? यहाँ से जाओ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। अमृता गार्ड्स को बुलवाती है और सोनाली को धक्के मारकर पार्टी से बाहर निकालने को कहती है। आप मुझे कहीं नहीं लेकर जा सकते हैं। मैं इनके छोटे बेटे की बहू हूँ। यकीन नहीं तो ये देखिए।
सोनाली गार्ड्स को अपने पर्स से निकालकर एक फोटो दिखाती जो वो हमेशा ही अपने पास रखती थी, जिसमें सोनाली समेत हेमा का पूरा परिवार मौजूद था। ये देखकर दोनों सास बहू के चेहरे उतर जाते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें अभी अभी सांप सूंघ कर गया हो। फिर क्या था, सोनाली भले ही अकेली लेकिन पूरा टाइम उस पार्टी में रहती है और फिर अपने पूरे परिवार के साथ ही घर आती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई वहाँ पार्टी में जाकर सबके सामने मेरी नाक कटाने की? सत्यानाश हो तेरा, तूने मेरी इज्जत बिखेर कर रख दी। पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया माँ जी। कुछ भी नहीं किया? हाँ, इतनी सीधी नहीं हो तुम। पार्टी में फैमिली फोटो लेकर पहुंची थी। माँ ये पूरी तैयारी से आई थी हमें बेइज्जत करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो फोटो तो मैं अपने पर्स में हमेशा रखती हूँ, जरूरत पड़ी तो मैंने दिखा दी। इस पर हेमा और अमृता दोनों ही चौंक गईं। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, इसलिए वो बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती हैं। अगले दिन जब सोनाली पौधों को पानी देती है कि तभी वहां बहुत सी तितलियां आकर उड़ने लगती हैं। तितली बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के। सोनाली गाना गाते गाते देखती है कि उसकी सास और जेठानी बड़ी सज संवर कर फिर कहीं जा रही हैं। अरे आप दोनों इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? मेरी दोस्त की बेटी की शादी है आज, और मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ कि जिस तरह तुमने पार्टी में आकर हमें शर्मिंदा किया था वैसा आज बिल्कुल मत करना। आंटी की बेटी की शादी? मैं तो भूल ही गई थी। उनकी बेटी ने खास तौर पर मेरे लिए इनविटेशन कार्ड भिजवाया था, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। जैसा हमने सोचा था ये हमारी बात नहीं सुनेगी, तो कान खोलकर सुन लो सोनाली, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी महंगी स्टाइलिश और सुंदर पोशाक हो तभी शादी में आना, क्योंकि शादी में बड़े बड़े लोग होंगे, बहुत से डिजाइनर भी वहां आ रहे हैं। अगर तुम कुछ उल्टा सीधा पहन कर गई तो जो जगह हमने तुम्हें इस घर में दे रखी है वो भी हम तुमसे छीन लेंगे। इतना कहकर अमृता और हेमा वहां 2 सेकंड नहीं रुकती। वो सोनाली को वहीं खड़ा छोड़कर वहां से चली जाती है और सोनाली सोच में पड़ जाती है। अच्छी महंगी स्टाइलिश और सुंदर पोशाक, मेरे पास तो बस साड़ियां ही साड़ियां हैं। अगर मैं वो पहन कर गई तो वो दोनों हमें घर से निकाल देंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे पति पर मुसीबत आए। वो फूलों पर मंडराती तितलियों को देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है कि तभी वो देखती है कि एक तितली उसके हाथ पर अपना रंग छोड़कर उड़ती हुई फूल पर जाकर बैठ जाती है। अरे ये तितली तो मेरे हाथ पर रंग छोड़ अपने पंखों का रंग छोड़ गई। इतना कहते ही सोनाली के दिमाग में कुछ आता है। तितली, पंख, रंग और फूल, इनसे ज्यादा सुंदर और क्या हो सकता है? समझ गई, आज मैं अपने फूलों से ही मदद लूंगी। शुक्रिया तितली। इतना कहकर सोनाली अपने बगीचे से कुछ खूबसूरत फूल तोड़ कर लाती है और उन्हें पानी में भिगो कर रख देती है। फिर उसके बाद वो अपनी अलमारी से एक सफेद रंग की साड़ी निकालकर जमीन पर बिछाती है और वो सारे फूल उस पर सजा देती है। बस अब इन फूलों के सूखने की देरी है, और फिर मैं देखूंगी कि मेरे फूलों ने मेरे लिए कैसी पोशाक तैयार की है। इतने फूल सूखते हैं, इतने में वो अपने लिए फूल, पत्ती और टहनियों से अपने लिए कुछ गहने तैयार करती है। जय के फूलों का हार, बुंदे और कंगन। थोड़ी देर बाद जब फूल सूख जाते हैं, सोनाली अपनी साड़ी के दोनों कोने पकड़कर झटका देती है और सारे फूल उचटकर कमरे में वहां पर फैल जाते हैं। यकीन नहीं होता मेरे फूल इतना कुछ कर सकते हैं। मैंने अभी तक इनको पानी देकर इनकी मदद करती आई और अब ये मेरी मदद कर रहे हैं। कितनी सुंदर लग रही है मेरी साड़ी। ऐसा लग रहा है मानो पूरा बगीचा ही मेरी साड़ी में समा गया हो। और इनकी महक, वाह कमाल ही कर दिया मैंने तो। अब ज्यादा बातें बनाए बिना जल्दी से तैयार होकर शादी में चली जाती हूँ। इसके बाद सोनाली उन फूलों के छापे वाली साड़ी को पहनती है और अपने हाथों से बने फूलों के गहनों से अपना श्रृंगार करती है और आखिर में वो अपने लंबे लंबे बालों को खोलकर अपने कान के पीछे सुंदर सा एक गुलाब का फूल लगाती है। फिर जब वो अपने आप को आईने में देखती है तो उसे अपने आप पर ही विश्वास नहीं होता। यकीन नहीं होता, ये मैं ही हूँ। मैं बिल्कुल फूलों की रानी लग रही हूँ, जैसे मैं अपने सपने में सोचा करती थी। शुक्रिया मेरे प्यारे फूलों। आईने में खुद से इतना कहकर सोनाली सीधा वहां पहुंचती है जहां शादी का फंक्शन हो रहा था। जैसे ही सोनाली फंक्शन में एंटर होती है, वो देखती है कि सभी की निगाहें उस पर ही थी। उसकी साड़ी से फूलों की महक आ रही थी, मानो जैसे उसने कपड़ा नहीं फूलों को ही पहन रखा था। लोग उस पर से निगाह नहीं हटा पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अमृता और हेमा के होश उड़ गए थे। उनके मुंह खुले हुए थे लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। हेमा की दोस्त जल्दी से सोनाली के पास पहुंचती है। वाह सोनाली,
तुमने इस शादी के रंग में चार चांद लगा दिए। तुम तो इस साड़ी में बिल्कुल परी जैसी दिख रही हो, और ये फूलों के गहने तो बहुत ही सुंदर हैं। लगता है जैसे हमारी शादी में कोई फूलों की रानी आ गई हो। अरे बस भी कीजिए, आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। इतने में ही सारे मेहमान वहां इकट्ठा हो गए। अरे नहीं, तुम काबिले तारीफ ही लग रही हो। जरा हमें भी तो बताओ कि तुमने ये इतनी सुंदर साड़ी आखिर ली कहाँ से है, और ये फूलों से बने गहने, वाह, तुम तो इन्हें पहनकर अलग ही महक रही हो। मानना पड़ेगा, साड़ी तो तुम्हारी वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन तुम हो कौन? ये मेरी छोटी बहू है सोनाली। ओ, तो ये है तुम्हारी बहू हेमा, क्या बात है, तुम्हें तो दोनों बहुएं डिजाइनर मिली हैं। हाँ 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 हाँ, सही कहा। लगता है माँ जी आपको मेरी बनाई साड़ी पसंद आ गई। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तूने ये सब बनाया कैसे? मेरे फूलों की मदद से। हेमा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो फिर भी अपनी गर्दन हिलाई और फिर उसने सभी से अपनी बहू सोनाली को मिलवाया। और ये सब अमृता दूर खड़ी देख रही थी। अमृता ने भी अपने हाथ से डिजाइन की हुई काफी अच्छी साड़ी पहनी थी, लेकिन उसकी साड़ी सोनाली की साड़ी के आगे फीकी पड़ गई। और ऊपर से उसकी मतलबी सास हेमा भी उसका साथ छोड़कर पूरा टाइम सोनाली के ही साथ रही। वहां शादी में सभी ने खूब एंजॉय किया, सिवाय अमृता के। घर जाने के बाद अमृता बिना कुछ कहे सुने सीधा अपने कमरे में चली गई। हे भगवान, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं जोर जोर से चिल्लाऊं। आखिर एक आम लड़की मुझ जैसी डिजाइनर से अच्छी साड़ी कैसी बना सकती है? मेरा खून खौल रहा है। ये तुमने अच्छा नहीं किया सोनाली, अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। सोनाली पहली बार अपनी सास के साथ एक ही गाड़ी में बैठकर घर आई। वो बहुत खुश थी, और उसकी सास हेमा भी इस बात से काफी खुश थी कि उसकी बहू ने शादी में आए मेहमानों के सामने उसकी इज्जत बढ़ा दी। सभी ने सोनाली के साथ साथ हेमा की भी बहुत तारीफ की। इस बात से हेमा के मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन वो बाहर से ऐसा कुछ नहीं दिखा रही थी। लेकिन सोनाली को पता था कि पहली बार उसकी सास उससे इतना खुश हुई है। माँ, मैं जानती हूँ आप पहली बार मुझसे इतना प्रभावित हुई हैं। लगता है मैंने आपके दिल में थोड़ी तो जगह बना ही ली है, बाकी भी मैं बना ही लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा खुश मत हो। हेमा ऐसा कहती है, लेकिन मन ही मन वो मुस्कुराई थी, और बात सोनाली अच्छे से ये जानती थी। उस दिन के बाद कुछ दिन और गुजरते हैं। अब सोनाली के साथ हेमा का व्यवहार भी काफी बदल गया था, और वो काफी नरमी से सोनाली से बात करती और उसे ज्यादा डांटती भी नहीं। ये बात अमृता को मन ही मन खा रही थी। अमृता ने यह सोच लिया था कि सोनाली को कैसे नीचा दिखाना है। फिर एक दिन, सुनिए माँ जी, मुझे मेरे डिजाइनिंग वर्क को और आगे बढ़ाना है, इसलिए मैंने कल घर में पार्टी रखी है जिसमें सारे बड़े फैशन डिजाइनर को इनवाइट किया है। मैंने तो सारी तैयारी कर ली है, अब आप दोनों भी अपनी तैयारी कर लें। हेमा अचानक से घर में पार्टी की बात सुनकर चौंक गई। उसने अमृता से पूछा कि अचानक से तुम पार्टी क्यों कर रही हो, पर अमृता वहां से बिना जवाब दिए चली गई, और उनकी ये बातें सोनाली सुन रही थी। अचानक से घर में बिजनेस पार्टी, आखिर क्या बात हो सकती है? मुझे ये सब सोचने के बजाय ये सोचना चाहिए कि मैं पार्टी में तैयार कैसे होंगी। अगले दिन फिर जब सुबह जल्दी उठकर सोनाली अपने पौधों को पानी दे रही थी, तभी उसने देखा कि पानी की बूंदें फूलों पर जाकर ऐसे सज रही थीं जैसे फूलों पर सच्चे मोती बिखर गए हो। वो उन्हें देख ही रही थी कि तभी उसने देखा कि अमृता एक नकली फूलों से भरी ड्रेस लेकर दरवाजे पर खड़ी हुई थी, जो कि उसे एक डिलीवरी एजेंट देकर गया था। मैं समझ गई, मुझे अब क्या करना है। शुक्रिया मेरे प्यारे फूलों। सोनाली बिना देर किए सीधा अपने कमरे में गई और अलमारी से उसने वही साड़ी निकाली जिसको उसने फूलों से प्रिंट किया था। फिर उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। जब शाम हुई तो अमृता ने अपने खास विदेश से डिजाइन करवाई हुई फूलों की ड्रेस पहनी, जिसे देखकर पार्टी में आए सभी डिजाइनर बहुत इंप्रेस हुए। सभी ने अमृता की बहुत तारीफ की, लेकिन ये सिर्फ तब तक था जब तक सोनाली अपने कमरे से तैयार होकर नहीं निकली थी। जैसे ही सोनाली अपने कमरे से निकलकर जब सोनाली सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी ओह माय गॉड, वाव! सभी मेहमानों के मुंह खुले थे और वो बस टकटकी लगाए सोनाली को देख रहे थे। सोनाली ने उन्हीं फूलों के प्रिंट वाली साड़ी से एक गाउन बनाकर तैयार किया था, जिसमें उसने अपने बगीचे के असली फूल लगाए हुए थे, जिस पर उसने दमकते लश्कारे मारते हुए मोती सजाए, और पीछे उसने नेट के कपड़े से ड्रेस में एक बड़ी टेल लगाई थी, जिस पर बहुत से रंग बिरंगे असली फूल और मोती बिखरे हुए थे। सोनाली ने अपने लंबे बालों में फूल लगाकर उन्हें नेचुरली कर्ली किया था, और उनमें भी उसने फूल और मोती लगाए थे। हो ना हो सोनाली का ये लुक देखकर डिजाइनर्स भी दंग रह गए। सोनाली की ड्रेस मुंह से बोल रही थी। जैसे जैसे सोनाली
सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसकी ड्रेस भी, टेल भी पीछे से सीढ़ियों पर बिखरती हुई आ रही थी और उसके फूलों की खुशबू पूरे घर में महक रही थी और अमृता की सारी चाल पर पानी फिर गया। वाह गर्ल, तुम्हारी ड्रेस तो गजब ढा गई। क्या तुमने इसमें असली फूल लगाए हैं? हाँ, ये असली फूल हैं जो कि हमारे बगीचे से लिए गए हैं। वाह, तुमने तो क्रिएटिविटी का एक नया ही लेवल खोल दिया। अमेजिंग। ये क्रिएटिविटी करना मुझे मेरी भाभी ने ही सिखाई है। मैंने उनसे ही सीखकर इस ड्रेस को बनाया है। ये बात सुनकर अमृता चौंक उठी और घर आई सभी मेहमान सोनाली के साथ साथ अमृता की तारीफ करने लगे। फिर अमृता सोनाली के पास आई और धीरे से बोली, ये तुम क्या कह रही हो सोनाली? मैंने तुम्हें ड्रेस डिजाइन करना कब सिखाया? झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारी झूठी सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं। ये सहानुभूति नहीं है भाभी, आप अब तक इतनी ड्रेसेस डिजाइन कर चुकी हैं, मैं वो सब देखती आई हूँ और उन्हें देखने से ही मैं ये सब कर पाई हूँ। बस तरीका थोड़ा अलग है। सोनाली की ईमानदारी और दयालुता देख अमृता की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई। उसने सोनाली से माफी मांगी और सोनाली ने उसे बिना कुछ कहे माफ भी कर दिया। फिर अमृता ने अपनी देवी जैसी भाभी को सभी से मिलवाया और फिर घर में सब कुछ ठीक हो गया। अब सोनाली, अमृता और उनकी सास हेमा तीनों मिलजुल कर रहते थे।